नमस्कार, NSA 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकियों के बीच पेंटागन के जनरल डैन कैन ने एक बड़ी रणनीतिक चेतावनी जारी की है। बता दें कि जनरल कैन ने हथियारों की कमी और सहयोगी देशों के घटते समर्थन पर चिंता जताई है। सऊदी अरब और कतर जैसे पुराने सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस देने से साफ इनकार कर दिया है। जहां ईरान किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है, वहीं ट्रंप ने जनरल कैन की चेतावनियों को खारिज तो किया है, लेकिन यह भी माना है कि शांति ही प्राथमिकता है। अमेरिकी सैन्य तैयारियों में दिख रही है यह दरार और रणनीति कमजोरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की मुहाने पर खड़ा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्यारा दोस्त बताते हुए एक बड़े हेक्सागन ऑफ अलायंस की घोषणा की है। 6 देशों का यह रणनीतिक गठबंधन भारत, इजरायल, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों को एक मंच पर लाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य कट्टरपंथी ताकतों और साझा दुश्मनों के खिलाफ एक अभेद सुरक्षा कवच तैयार करना है। नेतन्याहू के अनुसार भारत इस नए एक्सिस का केंद्र है, जो न केवल सुरक्षा बल्कि इनोवेशन और सामरिक विजन में इजरायल का सबसे मजबूत पार्टनर बनकर उभरा है। विश्व की नजरें अब बुधवार को होने वाली इस महामुलाकात पर टिकी हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी के खिलाफ अब पूर्व राजशाही परिवार ने मोर्चा खोल दिया है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के बाद अब उनकी 26 वर्षीय बेटी नूर पहलवी ने अपनी आवाज बुलंद की है। नूर ने द कैलिफोर्निया पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ईरान सरकार पर अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छिड़ने और मासूम बच्चों पर जुल्म ढाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की सुगबुगाहट तेज है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर तेहरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लॉस एंजल्स की सड़कों से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक खोमेनी शासन को उखाड़ फेंकने की गूंज दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि क्या नूर पहलवी की यह सक्रियता ईरान में नए क्रांति का आगाज करेगी या नहीं। जयपुर में फागन के स्वागत के साथ ही बाबा श्याम की भक्ति का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। श्री श्याम जन सेवा समिति की ओर से आयोजित तृतीय विशाल भंडारे में आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हाथों में निशान और जुबान पर जय श्री श्याम के जयकारे। सिर्फ हजारों भक्त जयपुर से खाटू धाम की ओर बढ़ रहे हैं। समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए फल, जूस, शीतल जल की निस्वार्थ सेवा की गई। हमारी संवाददाता हिमांशी शर्मा ने मौके पर पहुंचकर इस भव्यता को कवर किया और भक्तों के अटूट विश्वास को करीब से जाना। भक्ति, शक्ति और समर्पण की यह निशान यात्रा पूरे उल्लास के साथ जारी है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। जयपुर में अलग अलग जगह से बाबा शाम के लिए निशान लेके जाया जा रहा है। ऐसे में निशान जो लेकर जा रहे हैं उनके लिए कुछ अलग अलग विशाल जो है भंडारे लगाए जा रहे हैं, उसमें फल वितरण किया जा रहा है और उनको पानी वगैरह सब दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग यहाँ से निशान लेकर जा रहे हैं उनकी सेवा उतनी ही ज़्यादा पुण्य देती है जितना लोग जयपुर से बाबा शाम को निशान चढ़ाएंगे उनको पुण्य मिलता है। तो ऐसे में तीसरा विशाल जो भंडारा है यहाँ पर लगा हुआ है, इनकी क्या श्रद्धा है, क्या मान्यता है, किन बातों को लेकर इन्होंने ये भंडारा अपने लगाया है, क्या मान्यता है? हम बाबा श्याम को खूब अच्छे से मानते हैं और हमने जो ये सेवा करी है ये बाबा का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। हम कौन करने वाले, और सब भगत जो है इधर जा रहे हैं रोड पे, हम उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। और कल हमारी एक फैक्ट्री है मतलब वहाँ लगाएंगे, और 22 तारीख से 28 तारीख तक रिंगस मोड़ के पास है। हम कुछ नहीं है, हम तो कीड़ी हैं, हम तो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भक्तों के लिए। और हम तो ये कहते हैं भगवान हमारे को ऐसा दिन बना और ऐसा शक्तिमान बना कि मैं बहुत बड़ा भंडारा लगाऊँ। जय श्री श्याम। आपकी बाबा को लेकर क्या आस्था है और क्या आपकी मान्यता है? मान्यता बाबा की पूरी हमारी है जी, और बाबा से उसकी कृपा है, हमारी कोई कृपा नहीं है। वो कहता है वैसा काम होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं बाबा तो ऐसी श्रद्धा दे कि मैं इससे अगले साल डबल भंडारा लगाऊं। मैंने ये तीसरा भंडारा है हमारा। पहला भंडारा की इच्छा मेरी हुई, बाबा का आदेश से भाई साहब के आगे विचार किया तो भाई साहब ने आदेश दिया भी लगा लो। हम दोनों भाइयों ने मिलकर पहला भंडारा लगाया, अभी ये तीसरा है। हर बार बढ़ के हो रहा है बाबा की इच्छा से, और मैं चाहूँगा कि बाबा की कृपा बनी रहे और दिन दुगनी रात चौगनी भंडारा बढ़ता रहे, और करने वाला शाम और कराने वाला शाम। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कीड़ी हैं। ये जो कहेगा ना ऐसे करना वैसे करने को तैयार है। अगले साल हो सकता है इससे डबल करते हैं हम, बाबा आदेश करेगा तो। हम सेवा के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे दोनों भाई, ये हमारी इच्छा है जी बाबा से। ये बाबा हमारे को आदेश करे भी आपको अगली बार क्या करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह से झांकियाँ निकल रही है, श्याम बाबा के निशान जा रहे हैं, तो सभी श्याम प्रेमी जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे भंडारा चल रहा है, ये तीसरा भंडारा है हमारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह से ही बाबा की सेवा में, बाबा के जो भक्त जा रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं सब, और सब अपना सहयोग दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये सब। और क्या आप मानते हैं कि जैसे लोग जो भक्त यहाँ से निशान लेके जा रहे हैं उनकी अगर सेवा की जाए तो उतना ही पुण्य मिलता है जितना ये लोग निशान लेकर जा रहे हैं इनको मिलेगा? उतना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जो कष्ट सहन कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो निशान लेके जा रहे हैं, इतना बड़ा इतना उठा रहे हैं, वहाँ तक चल रहे हैं पैदल, तो जो उनको फील हो रहा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी उनकी सेवा कर रहे हैं तो कुछ तो पुण्य हमें मिल ही रहा है। देखो, ये श्रद्धा हर साल बढ़ती जा रही है और हम भी चाहते हैं कि बाबा के भक्त बढ़ते रहें, क्योंकि बाबा एक मतलब आने वाले समय में बाबा की भक्ति बढ़ती रहेगी। बाबा की लीलाएं काफ़ी हैं जो बताने जैसी नहीं है, मतलब बाबा अपने आप में ही एक लीला है। ऐसे में बाबा की भक्ति बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। हम भी चाहते हैं हमारा भी भंडारा आगे बढ़ता रहे, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है बाबा का ही है। और हम भी चाहते हैं हमारे साथ साथ और भी जिन्होंने भंडारा लगा रखा है वो भी अपने आप में आगे बढ़ावे, ताकि बाबा के आने वाले भक्तों को अच्छी सेवा मिल सके, उन्हें किसी तरह तकलीफ़ न हो, खाना पीना जो भी हो उनको मिलता रहे और वो अपना आगे और भी बढ़ावा देते रहे। हाँ, निशानों की भीड़ तो हर साल बढ़ती रहती है और आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि बाबा की लीला इतनी है, हर साल बढ़ती रहेगी। हम भी चाहते हैं बढ़ती रहेगी। तो आपने देखा फागन का समय शुरू हो चुका है और सभी शाम प्रेमी और शाम भक्त जयपुर से बाबा शाम का निशान लेकर जा रहे हैं और बाबा शाम को ये निशान चढ़ाने जाएंगे और वहाँ पर ये निशान चढ़ाएंगे। ऐसे में लोगों की अलग अलग मान्यता है और अलग अलग भक्ति के साथ बाबा का निशान लेते हुए जयपुर से रिंगस की तरफ जा रहे हैं। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ NSC9 न्यूज़ जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनावों के आंकड़ों पर बीजेपी के बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
शेखावत ने कहा कि राज्य की 352 पंचायत समितियों में से 32 में सामान्य वर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं है, जो चिंता का विषय है। लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग को पंचायत और निकायों में आरक्षण देने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने सैनी समाज को आबादी के अनुपात में लाभ देने, महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड को प्रशासनिक अधिकार सौंपने और फूले दंपति को भारत रत्न से सम्मान करने का आग्रह किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत ही आभार। माननीय, राजस्थान में विगत पंचायत चुनाव में कुल 352 पंचायत समितियों में से 32 पंचायत समितियां ऐसी है जिनमें एक भी पंचायत समिति सदस्य सामान्य वर्ग का नहीं है, एवं प्रदेश की 50 पंचायत समितियां ऐसी है जिनमें मात्र एक ही सदस्य सामान्य वर्ग से है। अतः मैं सामाजिक संतुलन की मांग करते हुए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग चाहते हुए टिकट वितरण में आर्थिक पिछड़े वर्ग को पंचायत एवं निकायों में अन्य वर्गों की तरह आरक्षण का अनुपात तय किया जाए। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब समाज का हर वर्ग निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बने। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आरक्षित सैनी समाज को आबादी के अनुपात में नौकरी एवं अन्य सुविधाओं में संपूर्ण लाभ दिया जाए। महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जाए। आंदोलन के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमे शीघ्र वापस लिए जाएं। फूले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। माली, सैनी, कुशवाहा, सामंत, भोई, मौर्य आदि समाज की जायज मांगों की आवश्यक कार्रवाई कर अनुग्रहित करावें। और अब मध्य प्रदेश के विकास दावों की पोल खुल गई है। जी हां, जबलपुर भोपाल NH 45 पर बना एक विशाल रेलवे ओवरब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हैरानी की बात यह रही कि जनता के 400 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल मात्र 3 साल भी नहीं टिक सका। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने इसे भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा बताया है। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषियों पर तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है। निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर वसूली की मांग जोर पकड़ रही है। फिर भी ब्रिज गिर रहे हैं। अब PWD किस सिस्टम से निरीक्षण कराते हैं, क्या वो सिस्टम सही रिपोर्ट देता है, क्या वो जांच एजेंसी सही क्वालिफाई करती है, इस पर भी जांच का विषय PWD जी को, मंत्री जी को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिहार विधानसभा में बक्सर विधायक आनंद मिश्रा ने पुलिस सुधारों को लेकर एक बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया। पूर्व IPS मिश्रा ने कहा कि अक्सर आपसी रंजिश के कारण पड़ोसी झूठी FIR दर्ज करा देते हैं, जिससे युवाओं का चरित्र प्रमाण पत्र रुक जाता है और उनका करियर बर्बाद हो जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ FIR होने से किसी को नौकरी से वंचित करना गलत है।
प्रक्रिया ऐसी हो कि केस ट्रायल पर जाए और दोषी सिद्ध होने के बाद ही कार्रवाई हो। मिश्रा ने पुलिस कार्यप्रणाली पर पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया ताकि निर्दोष युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। नजर में लाने की माननीय हमारे गृह मंत्री जी के ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस बात पे हमें लगता है कि एक बार इसको एज ए पॉलिसी लेवल पे हमें देखना चाहिए कि एफआईआर शुड नॉट बी अ रीजन फॉर स्टॉपिंग समवन टू ज्वाइन। उसके बाद अगर वो चार्जशीट होता है, ट्रायल पे जाता है, पनिशमेंट होता है, उसको हम किसी भी स्टेज पे डिसमिस कर सकते हैं, जरूरत होने से उसकी पुरानी सारी रिकवरीज भी कर सकते हैं। इस पे काइंडली ध्यान दिया जाए। पुलिस कभी कमजोर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ही सरकार की पहली प्रतीक है। जनता पुलिस के व्यवहार से ही सरकार की छवि तय करती है, और यह बजट इन सब बातों के लिए पथ प्रशस्त करता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, बिहार पुलिस को ऐसे अधिकारी चाहिए जो है भी, मैं मानता हूं, जो मैदान में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उदाहरण प्रस्तुत करें, जो अपने अधीनस्थों के अधिक परिश्रम, अपने अधीनस्थों से ज्यादा परिश्रम करने की साहस रखे और उनकी कार्यशैली से फोर्स का मोराल और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हो। जब जवान अपने वरिष्ठ को संघर्ष में साथ खड़ा देखता है, तब उसके भीतर सेवा का गर्व और कर्तव्य का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रयास इस बजट के इंटेंशन को स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के वेलफेयर की बात करना चाहता हूं। बेहतर थाना अवसंरचना, हार्डशिप अलाउंस, कैशलेस मेडिकल सुविधा, परिवारों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य में प्राथमिकता, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग सपोर्ट, संतुलित अवकाश नीति के केवल सुविधाएं नहीं मांग रहा, ये सुरक्षा तंत्र की मजबूती में किया गया निवेश होगा। मैं आज इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का भी इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। महोदय, हमें पुलिसकर्मी के मन में यह भावना जगानी होगी कि उसकी पहचान पावर से नहीं बल्कि सर्विस से है। पुलिस इज नॉट अ जॉब, पुलिस इज अ सर्विस। यही माइंडसेट हर ट्रेनिंग, हर पोस्टिंग और हर जिम्मेदारी में दिखाई देनी चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां रोज अपराध नए स्वरूप बदल रहा है। AI ड्रिवन एनालिटिक्स, क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स जैसे नए साधन पुलिसिंग को नई दिशा दे रहे हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की तैयारी है। हम सब इस परिवर्तन के सहभागी हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस टीम का हिस्सा है जो बिहार पुलिस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। यह 20,132 करोड़ का गृह बजट इसी नए युग की तैयारी का उद्घोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। क्राइम फ्री बिहार, सेफ बिहार, कॉन्फिडेंट बिहार, जनता का राज, सुशासन का मॉडल और न्याय आधारित व्यवस्था। इसी दिशा में यह गृह बजट एक सशक्त और ऐतिहासिक कदम है। मैं इस सदन से आग्रह करता हूं, हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस बजट का समर्थन करें। यह किसी एक दल का बजट नहीं है, यह हर किसान, हर मजदूर, हर छात्र और हर मां बहन की सुरक्षा का बजट है। मजबूत गृह बजट पुलिस की ताकत नहीं, ये जनता की सुरक्षा की गारंटी है। मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगा 2-4 सजेशंस देने के लिए कि पुलिसिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं जब, तो ट्रेनिंग तो कुछ और करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। वो फॉरेंसिक लैब जाता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि वो फॉरेंसिक लैब जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आता है और यहाँ के किसी का PSO बन जाता है। तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि जिसकी जो ट्रेनिंग है वैसा स्पेशलाइज्ड काडर चाहे स्पेशल ब्रांच में हो। यूपी की सियासत में शिक्षक और यूट्यूबर की एंट्री ने हलचल मचा दी है। बुलंदशहर के चर्चित शिक्षक नवीन शर्मा अब समाजवादी साइकिल पर सवार हो गए हैं। नवीन शर्मा ने लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। चर्चा है कि सपा उन्हें सिकंदराबाद विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार सकती है। छात्रों के बीच लोकप्रिय नवीन शर्मा ने आने से सपा को युवाओं और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच मजबूत पकड़ मिलने की उम्मीद है। नवीन ने इसे किसान पुत्र का स्वाभिमान बताते हुए जनहित की लड़ाई लड़ने की बात कही है। मंच पर आसीन हम सभी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री, और साथ में जोड़ना चाहूंगा भविष्य के प्रधानमंत्री
श्री अखिलेश यादव जी और साथ में यहाँ मौजूद सभागार में हमारे सभी अभिभावक समान नेतागण, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन शर्मा है और मेरी विधानसभा सिकंदराबाद है और पूरी विधानसभा की तरफ से मैं यहाँ बैठे सभी अपने अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि आप उसको महसूस करें। दरअसल में अध्यक्ष जी, जब मैं गांव-गांव जा रहा था, अपनी विधानसभा में लगभग 200 गांव हैं, तो और इस प्रदेश में लगभग अपने छात्रों की संख्या 1.5 करोड़ है, तो उन सबका एक ही सवाल था मुझसे कि आप समाजवादी पार्टी में क्यों, आप समाजवादी विचारधारा में क्यों जुड़े। तो उसका एक बहुत थोड़े से समय में उत्तर देना चाहूंगा कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं निर्माण की परिभाषा जानता हूं, एक विध्वंस की परिभाषा मुझे नहीं आती है। और इस समय की जो प्रदेश में सरकार है वो सिर्फ तोड़ना चाहती है, चाहे वो जातियों के नाम पर तोड़े, चाहे वो बुलडोजर के नाम पर तोड़े। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पर हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन लैपटॉप के नाम पर हो, हमेशा एक जोड़ने का काम किया है। तो एक अध्यापक का घर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हो सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति का घर यदि वो नफरत को छोड़ करके उस पैमाने से देखेगा, एक इंसान के नजरिए से देखेगा, तो उस सब को, इस पूरे प्रदेश को अपना घर समाजवादी पार्टी दिखाई देगा। और साथ में आप जानते हैं कि इस देश में बहुत लोग मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ जन की बात कर रहे हैं। और उस जन में जो पीडीए को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और जिस तरह से पीडीए की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से वो चीजें बुलंद, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस वर्ग को किसी भी तरह से शोषित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, या जिस वर्ग को वंचित किया गया है, उस सब के लिए हम इंसानियत के नाते खड़े हों। हम बटे ना, कोई हमको बांटने का भी प्रयास करे तो हम बटे ना, और हम कंधे से कंधा मिलाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में बहुत मजबूत बनाएं। और बहुत मजबूत बनाने के लिए हमने एक स्लोगन लिखा था कि यूथ सपा का और बूथ सपा का। हमको सिर्फ ये काम करना होगा इस प्रदेश में कि हमको पीडीए को जोड़ते हुए सभी यूथ को एक दिशा देनी होगी और साथ में सभी बूथ पर भी एक दिशा देनी होगी। और साथ में मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के इस मंच पर एक आश्वासन देना चाहूंगा कि जब मौसम अच्छा रहेगा तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और कभी आंधियां भी होंगी और हमारे विपरीत स्थितियां भी होंगी, तब भी हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टी के नेताओं को नमस्कार, धन्यवाद। अंबाला छावनी के सिया बैंक्वेट हॉल की पार्किंग में बीती रात 22 वर्षीय सोनू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रिसेप्शन पार्टी के दौरान हुई मामूली कहासुनी ने इतना तूल पकड़ लिया कि 7 से 8 हमलावरों ने 3 दोस्तों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र और जसराज गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें पीजीआई रेफर किया गया है। सदर थाना एसएचओ लखबीर सिंह के अनुसार यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुरानी रंजिश के चलते किए गए इस हमले के बाद आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुबह हमारे को आधी रात को मैसेज आया था कि ये सिया वाटिका है, यहाँ किसी की शादी थी, तो शादी समारोह में 2 पक्षों का आपस में उनकी आपस में कोई लड़ाई थी। उस लड़ाई में तो जो है उसमें लड़ाई झगड़े में जो चक्कू वगैरह चले हैं उसमें मर्डर हुआ है। सर किसकी मौत हुई है, क्या उम्र है, क्या? इसमें एक सोनू सनो मदन लाल है और नसीरपुर के हैं, अंबाला शहर से, उम्र करीब उनकी 22-23 साल है, उनकी डेथ हो गई है। और एक जसराज है और एक भूपेंद्र है, ये घायल हुए हैं। इनमें से एक पीजीआई में एडमिट है जसराज, तो उनका भी इलाज चल रहा है। विवाद किस चीज को लेकर हुआ? और इनकी जो जसराज है जो इसमें इंजर्ड हुआ है, ये इसका कोई कॉलेज की तरफ से एक साहिल जटवाड़ लड़का है, इनकी कोई आपस में कॉलेज में कोई कहासुनी हुई थी, उसी बात को लेकर इनका झगड़ा था। और ये साहिल जटवाड़ के साथ 2 लड़के और थे, शिवम और सागर, इनके साथ वहाँ झगड़ा हुआ शादी में, वो दोनों पक्ष शादी में थे।
तो उस झगड़े में वहाँ चक्कू चले गए जिनसे एक की मौत हो गई है। हथियार वगैरह बरामद कर लिए गए? नहीं, अभी हम जो है हमने अपनी सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह लगाई है, वहाँ सारी मौका निरीक्षण किया है, अभी पोस्टमार्टम कराना है। और अभी जसराज का जो भाई है सुखराज, उसके बयान पे हमने FIR दर्ज कर दी है। अभी हमारे पास 3 नाम सामने आए हैं और बाकी जो अन्य शामिल हैं हम उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और इन तीनों को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करके जो कोर्ट में पेश करेंगे। अंबाला छावनी के सिमरन विहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 11 फरवरी को स्कूल से लौटने के बाद 12 वर्षीय भारत और अनुज अचानक गायब हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, उन्हें किसी अनहोनी या अपहरण का डर सता रहा है। करथन चौक के इंचार्ज प्रदीप कुमार के मुताबिक पुलिस ने FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि अनुज पहले भी घर से जा चुका है, जिसकी लोकेशन हरिद्वार मिली थी। पुलिस अब इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि बच्चों का सुराग लगाया जा सके। और यहाँ से 2 बच्चे गायब हुए हैं। मेरे लड़के का नाम भारत है, साथ वाले का अनुज है। ये दोनों बच्चे यहाँ से गायब हो गए हैं। कब गायब हुए? कैसे? ये 11 तारीख को गए हैं। पुलिस को सूचना दे रखी है, वो अपनी छानबीन कर रही है। क्या कुछ शक लग रहा है? कैसे गायब हुए बच्चे को पता? अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा, कर रही है पुलिस। डाउट है कि बच्चों का वो उठाने वाले चले हैं, तो हमें ये डाउट है कि बच्चे को उठाने वाले न ले गए हों। मेरे पड़ोस के 2 बच्चे हैं, एक का नाम अनुज है, एक का नाम भारत है जी। और 11 तारीख से नापता है जी, पता नहीं कहाँ गायब हुए हैं। स्कूल से आए थे पढ़ के जी, उनका नापता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जी। उन्होंने अपना वो कह रहे हैं कि ढूंढने भी गए और गिरोह भी आया है जी। मेरे बच्चे शायद पड़ोसों के बच्चे गायब हुए हैं, शायद उनके हाथ नहीं पड़ गए हों जी। पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से ये मांग करते हैं हमारे बच्चे मिल जाएं। तो बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।